Hello everybody, welcome to my channel Tips on Mathematics. So डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज के आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम सीखने जा रहे हैं मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको कई बार जो है एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस का मैंने कुछ वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप लोग उसे एक बार अच्छे से देख ले, वहाँ से एक बार क्लियर कर ले कॉन्सेप्ट को। तो आप लोगों को ये जो लेक्चर है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में समझा दूंगा। गाइस देखिए, यहाँ पर जो मोशन रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो आप लोगों का स्टेट एंड प्रूफ के फॉर्म में भी आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर ऐसा ही पूछ सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया, ये चीज़ भी पूछा जा सकता है। या फिर जो मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख रखा है, to show that the motion of a body about its center of inertia is same as it would be if the center of inertia were fixed and the same forces acted on the body। तो गाइस देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा तरीका बताता हूँ कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन करके आ गया, नॉर्मल अगर क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, जैसे ये ले क्वेश्चन नंबर आपका मान लीजिए फर्स्ट आया, तो फर्स्ट में आपका या तो ये लिखा रहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया, या तो आपका ये पूरा स्टेटमेंट लिखा रहेगा। ठीक, तो उस कंडीशन में आपको स्टेटमेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली डायरेक्टली इसका जो प्रूफ है मैथमेटिकल वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, वो आप लोगों को कर देना है। लेकिन अगर आपका कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया कि स्टेट एंड प्रूफ, ऐसा भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ मोशन रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ इनर्शिया, तो कैसे उस कंडीशन में आप ना ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको आप लोग वहां पर लिखेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रूफ, ठीक, उसके बाद आप जो है इसको प्रूफ करेंगे। तो यहां पर बताया क्या गया है, हमें एक इक्वेशन निकालना है मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया। अभी मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यहां देखिए सेंटर ऑफ इनर्शिया मैंने आप लोगों को बता रखा है, सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ इनर्शिया, तीनों ही एक ही होता है। मैंने एक वीडियो लेक्चर में ये चीज डिस्कस भी आप लोगों के साथ किया था। टू शो दैट द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ इनर्शिया is same as it would be if the center of inertia were fixed and the same forces acted on a body, ठीक, on the body। तो एक बॉडी है, उस बॉडी पर हम जो है क्या कर रहे हैं, एक जैसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है वो हमेशा के लिए क्या है, फिक्स्ड है। तो हमें जो है जब वो बॉडी मूव करेगा, जब वो बॉडी मोशन में होगा, तो उस कंडीशन में हमें जो है उसका एक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यही चीज यहां पर बोला है, टू शो दैट द मोशन ऑफ अ बॉडी about its center of inertia is same as it would be if the center of inertia were fixed। जहां center of inertia क्या है उसका फिक्स्ड है, तो उस कंडीशन में हमें जो है, और एक फोर्स उस पर बाहर से अप्लाई हो रहा है, सेम फोर्स, तो उस कंडीशन में हमें जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है। सो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर हमें ना कुछ चीजें लिखना पड़ेगा, और वो क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एट टाइम टी लेट आर बार बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m। तो ये जो r बार मैंने लिया है, ये जो r बार लिया है, ये जो है एक रिजिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ इनर्शिया का पोजीशन वेक्टर है। ठीक, सेंटर ऑफ इनर्शिया का पोजीशन वेक्टर है, और जिस रिजिड बॉडी का जो मास है वो कैपिटल M है। ठीक है, उसके बाद लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर रिफर्ड टू अ फिक्स्ड ओरिजिन इज r। अब देखिए यहां पर मैं इसको आप लोगों को डायग्रामेटिक वे में आप लोगों को बताता हूं, ठीक, तो आप लोगों को देखना समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा है, एंड हुज पोजीशन वेक्टर विद रिगार्ड टू द सेंटर ऑफ इनर्शिया आर डैश। ठीक, देखिए यहां पर हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, ये चीज आप लोगों को पता होगा, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स वाई और जेड। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये एक एक्सिस है जिसको हम बोलते हैं कि वाई एक्सिस है, और ये एक एक्सिस है जिसको हम बोल सकते हैं कि जेड एक्सिस है, और ये फिर इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा ओ। अब देखिए एक रिजिड बॉडी हम यहाँ पर कंसाइडर कर लेते हैं, रिजिड बॉडी, ऐसे ही हम रिजिड बॉडी को बनाते हैं नॉर्मली, और इसका जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है, इसका जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है, सबसे पहले तो इसका मास बता देते हैं कि कैपिटल M है, ये जो रिजिड बॉडी है, और इसका सेंटर ऑफ इनर्शिया है उसका मैं अगर पोजीशन वेक्टर बताऊं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक, तो यहां पर ये चीज बताया गया कि वो क्या है, हमारा आर बार है। ठीक, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m। तो एक रिजिड बॉडी है, मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ इनर्शिया g है,
ठीक, जी है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो है हमारा आर बार। ठीक, उसके बाद क्या बताया देखिए, लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर रेफर टू अ फिक्स्ड ओरिजिन इज आर। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, छोटा सा जो है एक पार्टिकल की बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो रिजिड बॉडी होता है उसमें हमारे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते, तो उन सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का हम क्या करते हैं, पोजीशन हम मान लेते हैं कि वो p है, और उसका जो मास है वो हम मान लेते हैं कि m है। अब देखिए हर एक, जैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ इनर्शिया था, इसका भी हमने पोजीशन सेंटर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी हम जो है इस सेंटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन वेक्टर होता है, ये पोजीशन वेक्टर एक्चुअली में क्या है कि उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को बताता है। अब इस चीज को ध्यान रखना, वेक्टर में हम जब पढ़ते हैं तो हम पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस बताता है नॉर्मली। अब यहां पर ये बताया गया कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इस पार्टिकल m का, वो क्या होगा, r होगा। ठीक है, ये है r होगा। और यहां से फिर और क्या बताया, एंड हुज पोजीशन वेक्टर विद रिगार्ड्स टू द सेंटर ऑफ इनर्शिया। और ये जो पार्टिकल की यहां पर बात किया गया है, इस पार्टिकल का जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा विद रिगार्ड्स विद रिस्पेक्ट टू जी सेंटर ऑफ इनर्शिया, वो हमारा जो है r डैश होगा। वही बात यहां पर आप लोगों को लिए बताया गया, एंड हुज पोजीशन वेक्टर विद रिगार्ड्स टू सेंटर ऑफ इनर्शिया r डैश। तो यहां से यहां तक के लिए जो पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल p के लिए वो r है, सेंटर से लेकर के o तक, o से लेकर के g तक, सेंटर ऑफ इनर्शिया तक जो पोजीशन वेक्टर वो r बार है, और इस पार्टिकल का इस g के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा है r डैश। तो यहां पर कुछ और नहीं बताया गया, यहां पर यही चीज बताया गया था जो कि मैंने आप लोगों को डायग्राम से समझा दिया, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इतना काम हमें यहां पर करना है, और ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है इसी के हेल्प से हमें आगे भी वर्क करना है। कैसे करना है, उसके बाद देन r इज इक्वल टू r बार प्लस r डैश हमने यहां पर कर दिया है। ये कैसे हमने कर दिया है उस चीज को हमें समझना है। देखिए हमारा क्या हुआ था, सबसे पहला ये पॉइंट हमारा था, ठीक, ये जो कि सेंटर से, ओरिजिन से ये सेंटर ऑफ इनर्शिया तक जा रहा था, ये वेक्टर हुआ। फिर यहां से यहां तक की बात किया गया था लास्ट पॉइंट में, जो कि इसका डायरेक्शन इधर है, और ये पॉइंट इससे हमने ऐसे देखा था, तो ये हो गया। अब देखिए यहां पर जो है ये वेक्टर सम से जो है हम लोगों ने किया है, क्या कहां से किया है, वेक्टर सम। वेक्टर सम क्या होता है ये आप लोगों को होप कि पता है। उसमें हम क्या देखते थे कि दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक ही है उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो तीसरे वेक्टर के इक्वल हो जाता है। देखिए इसका डायरेक्शन ऐसा ही है, लेकिन इन दोनों का वेक्टर ये ऐसा गया फिर ऐसा गया, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर ऐड कर दिया, जो कि वेक्टर सम से हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हर एक चीज टाइम के रिस्पेक्ट में करने का एक ही रीजन होता है, और वो ये है कि हम कोई भी इसमें एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी हम फोर्स इसमें लगा रहे हैं बाहर से, या फिर ये बॉडी मूव करता है, तो वो जो है टाइम के रिस्पेक्ट में करता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2r बार ओवर dt स्क्वायर प्लस d2r डैश है, तो यहाँ पर r डैश ओवर dt का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, हम लोगों ने पढ़ रखा है ये चीज। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें और वहां से जाकर के सीख ले। तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल में हमने देखा था जो वेक्टर इक्वेशन था वो था हमारा समेशन mr क्रॉस d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन r क्रॉस p था, जहां p हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स था जो कि हमने डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल में इस चीज को एनालाइज किया था, ठीक है। एंड देन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दिस इंप्लाइज समेशन m, और ये जो r का वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, देखिए r का जो वैल्यू है वो क्या है, r बार प्लस r डैश, तो r बार प्लस r डैश क्रॉस क्रॉस यहाँ पर जो है d2r ओवर dt का स्क्वायर, ठीक है, d2r ओवर dt का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या हो गया, हमने ये वैल्यू है, ये वैल्यू देखिए यहाँ से हम रख सकते हैं d2r ओवर dt का स्क्वायर इज इक्वल टू d2r बार, है ना, इसके जगह पर हम ये चीज रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं,
तो देखिए जब हम रख देंगे ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू यहाँ से, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ m आर बार प्लस आर डैश क्रॉस डी टू आर बार प्लस अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी टू आर डैश अपॉन डी टी के स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आर के प्लेस पर यही वाला वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस पी आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो क्रॉस है ना, उसको आपको क्रॉस ही लिखना है, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस लिखने का एक ही रीज़न है कि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर में जब भी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है आपका, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको क्रॉस ही लगाना, यहाँ पर कोई आप लोग डॉट मत लगा देना, क्योंकि उस कंडीशन में आपका गलत हो सकता है और आपके मार्क्स बाय फॉल्ट काट दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉर्मल है मल्टीप्लिकेशन करना इसका इसके साथ, फिर इसका नॉर्मली ब्रैकेट का जो सॉल्विंग मेथड है उसी मेथड के हेल्प से जो है हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। फिर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए उसको हम मल्टीप्लाई अगर हम अंदर कर देंगे तो ये चीज़ मिलेगा, आप लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जैसे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करिए, आपका ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक, ये चीज़ मिल जाएगा, और इक्वल में हमारे पास ये चल रहा था तो हम यही लेकर के चलेंगे, अलग अलग इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए m है बाहर, अब इस m को भी हम साथ ही साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारे देखिए हमारे सम के रूप में है ना, योग के रूप में, सम के समेशन के रूप में, लेकिन बाहर ऑलरेडी पूरे होल ऑफ समेशन दिया है। तो होल ऑफ समेशन को क्या करेंगे हम, नॉर्मली पर्टिकुलर हर एक के साथ समेशन लेते रहेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, समेशन ऑफ m आर बार क्रॉस डी टू आर बार टी स्क्वायर प्लस समेशन m आर बार क्रॉस डी टू आर डैश टी का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m आर डैश क्रॉस डी टू आर बार टी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m आर डैश क्रॉस डी टू आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आर बार क्रॉस पी प्लस समेशन आर डैश क्रॉस पी। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर अभी फर्स्ट लेट करना है, क्योंकि अभी तक हमने कोई इक्वेशन लेट नहीं किया है, इसको हमें मानना पड़ेगा। बीइंग द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ द इनर्शिया g refer to g as origin, then this imply r bar is equal to 0। अब यहाँ पर ये कैसे आ गया, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये एक जो है रिजिड बॉडी है और इसका जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है वो जो है आपका क्या है, g है, और हमने एक्सिस ऐसे देखा था। ठीक है, नॉर्मली छोटा सा बना रहा हूँ, मैं मिटा दूंगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर था वो आर बार लिया था। अब ये कहा जा रहा है कि बीइंग द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया g रिफर टू g, मतलब g से g तक की अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर की बात करूं, देखिए o से g तक की बात करूं, वो तो हमारा पोजीशन वेक्टर r था, लेकिन मैं g से g की ही बात करूं तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा। और इसे ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर मतलब मैंने बताया था कि किसी दो पॉइंट के बीच का वेक्टर में जो है उसका हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को बताते हैं। तो यहाँ O से G तक की जो डिस्टेंस है वो तो हमने r बार मान लिया था, लेकिन मैं अगर बात करूँ कि G से G तक का ही डिस्टेंस है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू G, तो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर r बार जो है देखिए ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो होप कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि आर बार को हमने 0 कैसे लिया। अब देखिए मैंने एक डेफिनेशन बताया था, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि सेंटर ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो सेंटर ऑफ इनर्शिया, उसके बाद मैंने सेंट्रॉइड डिस्कशन किया था, तो उसका जो फॉर्मूला आया था वो हमारा आर बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ m आर डैश अपॉन समेशन ऑफ m, ये चीज़ हमारा आया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो हमें ये मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई समेशन ऑफ m आर डैश इज इक्वल टू 0। और मैं इस आर डैश को डबल डिफरेंशिएट करूँगा क्योंकि मास वहाँ पर जो है कॉन्स्टेंट है, तो दिस इम्प्लाई समेशन ऑफ m डी टू आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन अभी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे आगे इस इक्वेशन में। उसके बाद देखिए ऑल्सो समेशन ऑफ m आर बार क्रॉस डी टू आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये जो आर बार है ना, अभी मैंने बताया था ये एक फिक्स्ड वेक्टर है, एक कांस्टेंट है, इसका जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा, समझ में। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम फिक्स कर लेंगे, m को हम अंदर ले जाएंगे, समेशन ऑफ m डी टू आर बार ओवर डी टी का स्क्वायर। उसके बाद समेशन ऑफ m, देखिए इस चीज़ को फिर से उतार लेंगे, तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, आर बार क्रॉस समेशन ऑफ p लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, बाई इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। बाई इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया मैंने आप लोगों को बता रखा है, सेंटर ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन आप लोग देख ले। तो इस चीज़ का जो वैल्यू मैंने बताया था वहाँ पर जो हमारा आया था वेक्टर इक्वेशन, वो हमारा आया था समेशन ऑफ p, तो वहाँ से मैंने ये लिया है। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर जो है थर्ड है ये, तो थर्ड हम लेट कर लेंगे। और अब क्या करना है हमें, ये जो सेकंड इक्वेशन है और ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसका हम यूज करेंगे
इसमें। तो आप लोग इन दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लीजिए और अच्छे से देख लीजिए कि क्या है, ठीक, क्योंकि इसी का यूज जो है हम अभी इसी इक्वेशन में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए जो इक्वेशन हमारा सेकंड आया था वो क्या था, समेशन ऑफ m r बार क्रॉस d2 r बार अपॉन dt स्क्वायर प्लस r बार क्रॉस समेशन ऑफ m d2 r डैश अपॉन dt स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा चेंजेस किया होगा इधर उधर समेशन ऑफ m का, तो कोई फर्क नहीं है। r बार जो मैंने बताया था वो आपका फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो उसको हम एज इट इज वहीं पर रख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसे कर सकते हो, यहाँ थोड़ा चेंजेस आपको मिल सकता है। ठीक, माइनस d2 r बार ओवर dt स्क्वायर क्रॉस समेशन ऑफ m r डैश। अब देखिए यहाँ ना क्या हुआ पता है, यहाँ पर हमने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ प्लस समेशन ऑफ m r डैश क्रॉस d2 r बार ओवर dt स्क्वायर था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, देखिए हमारे पास एक वेक्टर का इक्वेशन, जैसे r a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस b होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस का b क्रॉस a, ये चीज हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज किया है और माइनस आ गया, सिंपल, सिर्फ मल्टीप्लाई में फर्क किया है। प्लस समेशन ऑफ m r बार क्रॉस d2 r बार ओवर dt का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ r बार क्रॉस p प्लस समेशन ऑफ r डैश क्रॉस p। ठीक, ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से जो भी वैल्यूज आए थे हमारे पास, सेकंड से देखिए क्या आया था, सॉरी थर्ड से हमारे पास क्या आया था, ये चीज आया था, इसके जगह पर हमने ये लिख दिया, प्लस r क्रॉस इस चीज का जो वैल्यू है वो हमने देखा है इक्वेशन नंबर सेकंड से कि वो क्या है, 0 है, तो हमने रख दिया, माइनस d2 r बार ओवर dt का स्क्वायर इनटू इस चीज का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या है, 0 है, तो वो हमने रख दिया, प्लस समेशन ऑफ m r डैश क्रॉस d2 r डैश अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ r बार क्रॉस p प्लस समेशन ऑफ r डैश क्रॉस p आ गया। उसके बाद देखिए इन जनरली क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ना यहाँ पर क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि समेशन इधर r बार के साथ लगा हुआ है, लेकिन समेशन है, देखिए फोर्स का आप हम क्या कर सकते हैं, ये तो फिक्स है, क्योंकि ये आप कितनी बार ले लो फिक्स है, तो हमारा जो समेशन रहेगा वो किसके साथ रहेगा, समेशन ऑफ p, और यहाँ से इसके यहाँ से जो है हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ p लिख सकते हैं, तो समेशन ऑफ p लिख देंगे तो ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा हमारे पास वो क्या है, देखिए समेशन ऑफ m r डैश क्रॉस d2 r डैश ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, देखिए यहाँ पर समेशन r डैश क्रॉस p, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए समेशन ऑफ m r डैश क्रॉस d2 r डैश अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू r डैश क्रॉस समेशन p। तो ये है हमारा वेक्टर इक्वेशन, किसका, मोशन रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ इनर्शिया। ध्यान रखिएगा, मोशन रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ इनर्शिया का वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। तो इसका एक स्केलर इक्वेशन भी है जो कि आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप लोगों को भी दिक्कत होगी, तो मैं इसको कल के लेक्चर में जो स्केलर इक्वेशन है वो आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से करिए, इसको कई बार करिए, जहाँ समझ में ना आए मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। सो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग जो है लाइक इसको करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।